गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फाइनल ईयर 5th सेम की हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। हमारी बुक रहेगी, थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लें एक बार। हमारी बुक रहेगी आधुनिक विश्व का उदय, द राइज ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। ये ऑप्शन 2 है। हिस्ट्री की जो बुक रहेगी राइज ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड सेमेस्टर 5 के लिए, और ये ऑप्शन 2 रहेगी, राइज ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। तो यहाँ अभी हम सेकंड यूनिट से शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट जैसे ही आपकी ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो फर्स्ट यूनिट ऑफलाइन में करवाएंगे। तो सेकंड यूनिट का ये फर्स्ट लेसन है 16वीं शताब्दी का आर्थिक घटनाक्रम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग 16th सेंचुरी। तो इसमें हम ये जान पाएंगे कि 15वीं शताब्दी के अंत में भूमध्य सागरीय क्षेत्र यूरोप का सबसे विकसित क्षेत्र बन गया। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से इटली व स्पेन देश पड़ते थे। अरब जगत से व्यापार, नगरों का उद्भव, पुनर्जागरण से इटली के आर्थिक विकास को काफ़ी बल मिला। दूसरी ओर काफ़ी भौगोलिक खोजें हुई। कोलंबस आदि के समय में इन्होंने लैटिन अमेरिका के देशों से खोज की और इन्होंने काफ़ी मात्रा में सोना चांदी का आयात किया। पुर्तगाल को भी व्यापार काफ़ी हुआ, जैसे पूर्व के देशों से मसाले, भारत जैसे देशों से, और दास व्यापार से भी इन्हें काफ़ी फ़ायदा हुआ। अब भूमध्य सागर के तटों पर बसे देश काफ़ी विकसित हो गए, वहाँ नए बंदरगाह, नए नगर बसने लगे। अब भूमध्य सागरीय क्षेत्र के इन नगरों की आर्थिक प्रगति 16वीं शताब्दी में कुछ समय तक बनी रही। 16वीं शताब्दी के अंत आते आते इनका पतन शुरू हो गया। अब अटलांटिक महासागर पर यानी अंध महासागर पर बसे इंग्लैंड और हॉलैंड जैसे देशों ने नए आर्थिक उपाय अपनाकर अपना आर्थिक विकास करना शुरू कर दिया। अंततः आर्थिक संतुलन भूमध्य सागर से अब अटलांटिक क्षेत्र को स्थानांतरित हो गया। आगामी शताब्दियों में इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड अटलांटिक देशों का आर्थिक दबदबा बना रहा। अब चूँकि इटली और स्पेन में सामंतवादी व्यवस्था थी और जबकि इसका स्थान अब पूंजीवादी व्यवस्था ने ले लिया। इस अध्याय में हम 16वीं शताब्दी के इस आर्थिक घटनाक्रम को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले भूमध्य सागरीय क्षेत्र का आर्थिक पतन। भूमध्य सागरीय क्षेत्र का 16वीं शताब्दी का आर्थिक विकास महत्वपूर्ण है। एक और जहां 15वीं शताब्दी के अंत और 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में इन क्षेत्रों की आर्थिक संपन्नता यूरोप के अन्य देशों से काफ़ी आगे थी। इन्होंने व्यापार के माध्यम से, खोजों के माध्यम से काफ़ी मात्रा में धन कमाया। लेकिन 16वीं शताब्दी के अंत तक यह देश अटलांटिक क्षेत्र के जो देश थे, हॉलैंड, इंग्लैंड, उनसे पिछड़ने लगा और ये अपनी स्थिति में बदलाव नहीं ला पाया। तो अब यहाँ अध्ययन हम इस बात का करेंगे कि 16वीं शताब्दी में इस क्षेत्र के पतन के कारणों तथा स्पेन व इटली की स्थिति का वर्णन हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले इनके पतन का कारण था जनसंख्या की वृद्धि। स्थिति यहाँ तक हो गई थी कि इस क्षेत्र के लोगों को भोजन और वस्त्रों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए संसाधन कम पड़ रहे थे। इन्होंने यहाँ तक कि क्षेत्र के व्यापारियों द्वारा किए जा रहे व्यापारिक सौदों का भुगतान करना भी कठिन हो रहा था। तो 1500 से 1600 क्षेत्र में इस जो देश की वृद्धि थी, 1500 में स्पेन व पुर्तगाल की 90 लाख थी, जबकि 1600 में 1 करोड़ 10 लाख, इटली की 1 करोड़ 10 लाख, 1600 में 1 करोड़ 30 लाख हो गई थी। तो इस प्रकार से इनकी जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई थी और उसके कारण थे, जनसंख्या वृद्धि के काफ़ी कारण थे। छोटी आयु में विवाह, आप्रवासन आदि जैसी कृषि की सीमाएं थी। अब भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पैदा हुए खाद्यान्न संकट के लिए जनसंख्या वृद्धि मुख्य रूप से उत्तरदायी थी। यद्यपि खेती यहाँ का मुख्य व्यवसाय था, फिर भी शहरों को भूखमरी से बचाने के लिए अधिक मात्रा में अनाज का आयात करना पड़ रहा था। भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता ये थी कि उसमें लचीलापन नहीं था। कृषि मुख्य व्यवसाय होने के कारण भी इसमें भूमि के लिए मांग सबसे अधिक थी। परिणाम ये हुआ कि संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि के क्षेत्र में लगाया जाता था, लेकिन कृषि से लाभ नहीं हो पा रहा था। उत्पादन स्तर कम था और यहाँ स्पेन से उपनिवेशों में जैतून के तेल, शराब की मांग उभरी। अतः स्पेन ने उपनिवेशों को जैतून के तेल और शराब का निर्यात करना शुरू कर दिया और इसका प्रभाव गेहूँ पर पड़ा। उत्पादन कम हो गया और यहाँ की उर्वरा शक्ति भी कमज़ोर थी। वहाँ की जलवायु भी ज़्यादा अनुकूल नहीं थी। पहाड़ी इलाके थे। स्पेन में बड़े पैमाने पर चरागाह थे। वहाँ पर बड़े बड़े जमींदार भेड़ों का पालन करते थे
और ऊन की मांग ज़्यादा थी, अतः ऊन का उत्पादन स्पेन की अर्थव्यवस्था में प्रमुख स्थान था। 16वीं शताब्दी में ये व्यवसाय ज़्यादापन पर बड़े बड़े जमींदारों ने बाड़बंदी करके भेड़ पालन को बढ़ावा दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि सरकार की जो किसान विरोधी नीतियाँ थी, जिससे किसान गरीब रह गए और शहरों की ओर भाग लिए, जिसके कारण स्थिति ये थी कि 16वीं शताब्दी के अंत में कृषि योग्य भूमि में से 1/3 भूमि यानी 33% भूमि बंजर थी। कृषि में धन लगाने के लिए किसानों के पास पैसा नहीं था, तो वो कई कारणों से स्पेन में खेती का पतन होता चला गया। औद्योगिक पतन भी यहाँ का प्रमुख कारण था। 16वीं शताब्दी के तीसरे और चौथे दशक में उद्योगों का विस्तार देखा गया, लेकिन यह औद्योगिक पूंजीवाद के प्रारंभ की शुरुआत थी। उद्यमी सामान बनवाने के लिए कारीगरों को आवश्यक सामग्री देते थे। स्पेन ने उपनिवेशों में अपना कपड़ा बेचा, काफ़ी धन भी कमाया, क्योंकि उपनिवेशों में इनकी मांग बढ़ रही थी। लेकिन जो व्यापारी थे, इस क्षेत्रों के लोग थे, वो अपनी शान शौकत पर खुलकर खर्च करने लगे। इस अवधि में वेनिस, फ्लोरेंस, मंतुआ, सर्वोजिया, कार्डोवा, टोलेडो उद्योगों में प्रगति हुई, लेकिन ये प्रगति समय के अनुसार ये ठंडी पड़ने लगी। इंग्लैंड और हॉलैंड के उद्योगों के साथ ये प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए और इनका उत्पादन घटने लगा। और धीरे धीरे जो बड़े बड़े उद्योग थे वो इटली व स्पेन की बजाय अब हॉलैंड और इंग्लैंड की तरफ से ज़्यादा होने लगा। स्पेन के बाज़ारों में फ्रांस का रेशम बिकने लगा। इंग्लैंड का ऊनी कपड़ा स्पेन के बाज़ारों में प्रवेश कर गया था। जर्मनी और फ्लैंडर्स को भी नए प्रतियोगियों से हानि होने लगी थी, और ये इनका इटली ने भी यूरोप के प्रतिनिधियों से अपनी हार मान ली थी। इसके बाद स्पेन का आर्थिक पिछड़ापन भी था। भूमध्य सागरीय क्षेत्र के आर्थिक रूप से पिछड़े रहने की स्थिति को गहराई से समझने के लिए स्पेन और इटली औद्योगिक ह्रास का गहन अध्ययन करना जरूरी है। तो यहाँ जो औद्योगिक ह्रास का जो हनन है, उसमें ये हुआ कि इन्होंने अमेरिका से काफ़ी मात्रा में सोना चांदी प्राप्त हुआ, और स्पेन के मालवी उपनिवेशों में भारी मांग थी। इसके बावजूद उद्योगों की विकास की संभावना यहाँ पैदा हुई, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इनकी जो क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी, और इनकी जो सरकारी जो नीतियाँ थी वो भी दोषपूर्ण थी। तो आर्थिक ह्रास के कई कारण थे। तो इसमें वहाँ की उत्पादन प्रणाली दोषी थी। इसके कारण बाहर से धन आने व मांग बढ़ने पर भी इसका स्पेन लाभ नहीं उठा पाया। प्रमुख दोष थे कुशल श्रमिकों की कमी, शिल्प और व्यापार की प्रतिकूल परिस्थितियाँ, श्रमिक संघों की हठधर्मिता और प्रतिबंधात्मक नीतियाँ, जिसके कारण इनका उद्योग पीछे रह गया और इंग्लैंड और हॉलैंड आगे निकल गए। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली भी थी। स्पेन के औद्योगिक विकास की विफलता के लिए वहाँ की दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली भी थी। सोना चांदी की आमद से शिक्षा का विस्तार तो हुआ, परंतु वैज्ञानिक व प्रौद्योगिक संबंधी प्रगति नहीं हुई। वहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई वहाँ पर नहीं हो पाई। वहाँ शासन में ऊंचा पद पाने की हर आदमी इच्छा रखता था। वकील, सरकारी अफसर, पुजारी, जमींदार, स्पेन ये हावी थे समाज पर। दूसरी ओर खेती बाड़ी में किसान दूसरों पर आश्रित था। साधनहीन लोगों में बड़े पैमाने पर भिखारी और लुटेरे बन गए थे। सोना चांदी का आमद दुष्प्रभाव, जो इंग्लैंड में नए नए उपनिवेश हुए, दास का व्यापार था, उससे इन्होंने काफ़ी सोना चांदी इन्होंने कमाया। और अमेरिका से जब बड़े पैमाने पर सोना चांदी आया तो शुरू में तो चुने हुए उद्योगों को लाभ भी पहुंचा। इन्होंने जहाज़ निर्माण से जुड़े उत्पादन के लिए उद्योग स्थापित करने के बजाय यह आसान था कि वह इस धन से दूसरे सामान का आयात करे। नए उद्योगों की स्थापना में अधिक समय और प्रयत्नों की ज़रूरत थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए और पिछड़ते चले गए। नई दुनिया से सोना चांदी की आमद के कारण स्पेन में परिजीवीपन दूसरों पर निर्भर रहने वाला यानी वो पैदा हो गया, और इससे गृह उत्पादन कमज़ोर हो गया, और इससे स्पेन की किसानी और शहरी व्यवस्था खराब हो गई। इसके बाद स्पेन के बाद हम इटली का पिछड़ापन देखेंगे। इटली का पिछड़ापन भी था। इसमें यूरोप में आधुनिक मूल्यों को पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि पुनर्जागरण के काल में सामंत प्रथा का विरोध हो गया था, और इससे इटली में व्यापार और वाणिज्य का विकास उदय हुआ। नगरों का भी विकास हुआ, और ये कि इनमें समृद्धशाली वर्ग भी पैदा हुआ। वेनिस, मिलान, रोम, फ्लोरेंस जैसे बड़े बड़े नगर यहाँ पर बने। लेकिन इटली भी स्पेन की भांति औद्योगिक विकास में उत्तरी यूरोप के देशों की तुलना में पीछे रह गया। पहला था युद्ध।
1494 से 1538 ईस्वी के बीच में इटली में भी यूरोपीय युद्धों का रणक्षेत्र बन गया और इनका व्यापार चौपट हो गया, पूंजी बर्बाद हो गई, अकाल और महामारी आई। जब शांति स्थापित हुई तो इटली के नगर राज्यों ने परिश्रम और उद्यम से युद्ध की तबाही से उबरने का प्रयास किया। ऐसा लगा था एक बार तो कि इटली का पुनरुत्थान हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुरानी उत्पादन प्रणाली, इटली का उत्पादन का ढांचा ही पुराना था, युद्ध की तबाही से उबरने का काम पुराने तरीके से हो रहा था। इस समय उत्पादन में तेजी ने श्रेणी व्यवस्था को और मजबूत बना दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि इटली के बाज़ारों में इटली की प्रतियोगिता की क्षमता घटती चली गई और अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक निर्यात पर निर्भर थी। उसका अपना बाजार सीमित था और जिसके कारण इन्हें काफ़ी नुकसान हुआ। उच्च उत्पादन लागत, अब इंग्लैंड की जो टेक्नोलॉजी थी उत्पादन की वो भी पुरानी थी। यहाँ की उत्पादन की लागत इनकी हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस की तुलना में काफ़ी ऊंची थी। यहाँ श्रमिक संघों का नियंत्रण था। ये संघ माल के उत्पादन पर नज़र रखते थे और इन संघों ने नई टेक्नोलॉजी के विकास में बाधा डाली और इटली में निर्यात शुल्क भी अधिक था, तो मजदूरी भी उत्तरी यूरोप के देशों की तुलना में ज़्यादा ऊंची थी और धीरे धीरे ये इंग्लैंड व हॉलैंड के प्रतियोगियों से मुकाबला नहीं कर पाए और 17वीं शताब्दी में इनकी स्थिति बिगड़ती चली गई। व्यापारी कारीगर बेकार हो गए और दूसरी ओर धनी जमींदारों की शक्ति में वृद्धि हुई। इसके बाद अटलांटिक क्षेत्र का उत्कर्ष। अटलांटिक क्षेत्र का उत्कर्ष हुआ। अब तक हमने पढ़ा कि भूमध्य सागरीय जो इलाका था, विशेष रूप से इटली और स्पेन, उनका पतन किस प्रकार से हुआ और अटलांटिक क्षेत्र ने कैसे उसे पछाड़ा। अब अटलांटिक क्षेत्र का उत्कर्ष की बात है तो प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का स्पेन और पुर्तगाल को शुरू में तो लाभ हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो पिछड़ते चले गए। शुरू में उन्होंने पूर्वी एशिया के देशों से, भारत जैसे देशों से इन्होंने मसालों का व्यापार किया, खूब मुनाफा कमाया। नई भौगोलिक खोजों के कारण ये व्यापार के केंद्र बन गए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे खोजें बढ़ती चली गई, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से अटलांटिक क्षेत्र में समृद्धि पहुंच गई। अब अटलांटिक अमेरिकी उपनिवेशों और अफ्रीकी तटों का उच्च मार्ग बन गया। 16वीं शताब्दी में 16वीं व 17वीं शताब्दियों में अटलांटिक देशों हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस आदि का समुद्री प्रसार इन देशों की प्रौद्योगिकी शक्ति का परिणाम था, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी ऊंची थी। ये भी उल्लेखनीय कि साहसी भौगोलिक खोजों के साथ ही यूरोप में कई महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, जैसे पुनर्जागरण, धर्म सुधार और राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। इन आंदोलनों का भरपूर लाभ भी हॉलैंड व इंग्लैंड जैसे देशों ने उठाया। यहाँ कई बंदरगाह व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरे। इन केंद्रों में हॉलैंड का एम्स्टर्डम, इंग्लैंड का लंदन व ब्रिटल, फ्रांस का बोर्दो आदि जैसे नए नए बंदरगाह नगर बने। और ये भी रुचिकर है कि यहाँ भूमध्य सागर से की राजनीतिक व आर्थिक सत्ता की तबादली 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही शुरू हो गई थी, और लेकिन इसका वो फ़ायदा नहीं उठा पाए। तो सबसे पहले था एंटवर्प का अल्पकालिक उत्कर्ष। फ्रांस के उत्तर पूर्व था लग्जमबर्ग के उत्तर पूर्व में दक्षिणी नीदरलैंड के क्षेत्र फ्लैंडर्स में स्थित एक एंटवर्प 16वीं सदी के आरंभ में काफ़ी विकास कर चुका था। मध्य युग में फ्लैंडर्स की कृषि यूरोप में विकसित मानते थे। वे उद्योग भी प्रगति कर रहे थे, उनकी सकल आमदनी भी बड़ी थी और यहाँ सथल मार्ग से विश्व की चांदी भी बड़ी मात्रा में यहाँ पहुँची। यहाँ से माल निर्यात हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब ये मसालों का व्यापार जब पुर्तगाल के हाथों में गया तो एंटवर्प अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण उत्तर पश्चिमी यूरोप के लिए मसालों का मुख्य वितरण स्थल बन गया। जर्मनी में बने धातु का बर्तन भी एंटवर्प में फलने फूलने लगा। यहाँ भी चांदी व तांबे के बर्तन आते थे। जैसे जैसे अपने समुद्र पारीय संबंध इन्होंने बढ़ाए, वैसे वैसे जर्मनी धातु व्यापार का केंद्र बनता चला गया। इस प्रकार एंटवर्प पुर्तगाली राजा के प्रतिनिधियों, जर्मन, इंग्लैंड, इटली आदि के व्यापारियों का मिलन स्थल हो गया। परंतु 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एंटवर्प की प्रगति रुकने लगी। नीदरलैंड व इंग्लैंड का महत्व बढ़ने लगा। समुद्री मार्गों से व्यापार का विस्तार हुआ और इससे इस महाद्वीप के भीतरी व्यापार व व्यापारिक विनिमय को धक्का लगा। इसके बाद उत्तरी नीदरलैंड का उत्कर्ष। एंटवर्प के साथ ही उत्तरी नीदरलैंड में कृषि उद्योग और विदेशी व्यापार में काफ़ी प्रगति होने लगी। यहाँ पर मछली पकड़ने का उद्योग भी विकसित हुआ। इसके कारण थे स्पेन द्वारा एंटवर्प पर कब्जा। स्पेन ने
16वीं शताब्दी के मध्य तक फ्लैंडर्स का काफ़ी विकास हुआ, लेकिन उत्तरार्ध में स्पेन व फ्लैंडर्स के बीच युद्ध हुआ जिसमें फ्लैंडर्स का सर्वनाश हो गया। कपड़ा मिलों को हानि हुई, कुछ तो नष्ट हो गई। अंततः 1585 ईस्वी में स्पेन ने एंटवर्प पर अधिकार कर लिया। स्पेन ने उत्तरी नीदरलैंड में भी अपना प्रसार चाहता था। उन्होंने यहाँ लेकिन उत्तरी नीदरलैंड ने अपनी शक्तिशाली नौसेना से भी स्पेन का मुकाबला किया। लंबी लड़ाई में नीदरलैंड को फ़ायदा हुआ और धीरे धीरे वहाँ पर विकास और प्रतियोगिता की क्षमता बढ़ी। नीदरलैंड के क्षेत्रों में से युद्ध के समय में अनेक प्रशिक्षित कारीगर, व्यापारी, साहूकार, उद्योगपति भी उत्तरी नीदरलैंड में आए और इन सभी का से विकास को बल मिला। इन लोगों के पास एम्स्टर्डम के बैंकों में जमा राशि में आधी धनराशि इन लोगों की थी। सबसे अधिक कर देने वाले करदाताओं में 30% संख्या इन्हीं की थी। एम्स्टर्डम का उदय, दक्षिणी प्रांतों की बर्बादी व नए उद्यमियों और पूंजी के आगमन से नीदरलैंड का विकास तेजी से हुआ। कहा जाता है कि अब नीदरलैंड ने स्वर्ण युग में प्रवेश किया। एम्स्टर्डम अंतर्राष्ट्रीय बाजार का केंद्र बन गया। जहाँ वस्तुओं के मूल्य तय किए जाते थे वही सारे यूरोप में लागू होते थे। इसके बाद बाल्टिक क्षेत्रों से व्यापार। उत्तरी नीदरलैंड का व्यापार दो क्षेत्रों में बढ़ रहा था। एक तरफ अमेरिकी महाद्वीप में चीन, जापान जैसे दूरवर्ती क्षेत्रों में तो दूसरी तरफ यूरोप के बाल्टिक क्षेत्रों में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क आदि। यहाँ तक कि बाल्टिक सागर के व्यापार पर 1550 ईस्वी तक नीदरलैंड का दबदबा कायम हो गया था। और इसके बाद इन क्षेत्रों का 3/4 अनाज यूरोप के अन्य देशों को उत्तरी नीदरलैंड के क्षेत्रों से ही पहुंच रहा था। बाल्टिक क्षेत्र की लकड़ी के प्रयोग से उत्तरी नीदरलैंड के विकसित जहाजरानी उद्योग को भी बल मिला था। यहाँ कृषि और उद्योग का भी विकास हुआ था। सबसे कृषि का उत्पादन किसी भी यूरोपीय देश से ज़्यादा था। उत्पादन लागत को घटाना, उत्तरी नीदरलैंड के लोग उत्पादन लागत को घटाने में भी सिद्धांत लगे हुए थे। यहाँ उत्पादन की लागत कम से कम रखी जाती थी ताकि माल कम मूल्य पर बेचा जाए। यहाँ के मजदूर भी मेहनती थे, किसान भी, जिसके कारण मजदूरी की दरें ऊंची होने पर भी नुकसान नहीं होता था। यहाँ काफ़ी श्रम बचाने के लिए काफ़ी प्रयोग हुआ, पवन ऊर्जा का उपयोग हुआ, हल्के जहाज़ों का प्रयोग हुआ और इन्होंने काफ़ी विकास किया। श्रम संघों का पतन, 16वीं शताब्दी में उत्तरी नीदरलैंड में मध्ययुगीन श्रम संघों का परित्याग कर दिया। ये श्रम संघ उत्पादन पर नियंत्रण रखते थे और औद्योगिक प्रगति में बाधक थे, उनका अंत कर दिया। इंग्लैंड का उत्कर्ष, इसके बाद इंग्लैंड का उत्कर्ष होता है। 16वीं शताब्दी में अटलांटिक क्षेत्र में तीव्र विकास का एक अन्य कारण था इंग्लैंड का भी विकास हुआ, क्योंकि पिछली शताब्दी में इंग्लैंड में विकास काफ़ी कम था। अब यहाँ यूरोप में 15वीं शताब्दी में ऊन का अच्छा उत्पादन था। अब इसकी तरफ इन्होंने कदम उठाए, तो कारण थे उसके ऊन और कपड़े का निर्यात। 15वीं शताब्दी की तरह 16वीं शताब्दी में भी ऊन और कपड़े का निर्यात यूरोप के विभिन्न भागों में करने लगे और इसने भी इनके विकास में काफ़ी साथ दिया। दूसरी ओर युद्धों के कारण इटली के कपड़े का उत्पादन कम हो रहा था। इटली की मांग को पूरा करने में असमर्थ था, लेकिन इंग्लैंड से बना कपड़ा बिकना शुरू हो गया। अर्थव्यवस्था में गतिशीलता, 1520 से अर्थव्यवस्था की गतिशीलता आने लगी, जिसके कारण के निर्यात में वृद्धि हुई। हेनरी अष्टम ने अपनी रक्षा खर्च के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से पौंड का अवमूल्यन किया और इसके निर्यात में वृद्धि हुई। यहाँ कृषि में भी वृद्धि हुई, आयात में भी वृद्धि हुई, कपड़ा उद्योग का विस्तार हुआ और इंग्लैंड के लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा हुआ। अतः वह यूरोप के देशों में धीरे धीरे सबसे आगे निकल गया। उत्पादन में विविधता के नए बाजार, हेनरी अष्टम के काल में व्यापार में विस्तार के प्रयास हुए। 1550 में आर्थिक गिरावट आई। यूरोपीय युद्धों से व्यापार भी अस्त व्यस्त हुआ, लेकिन फिर भी इन कठिनाइयों से सबक लेते हुए इंग्लैंड के कपड़ा उत्पादकों ने उत्पादन को विविध बनाया और नए बाजार खोलने का प्रयास किया। यहाँ धातु के बर्तनों का विकास भी हुआ। अप्रवासियों की भूमिका, इंग्लैंड में कई अप्रवासियों ने उद्योग व व्यापार में प्रगति में सहयोग दिया। फ्रांस के राजनीतिक तथा धार्मिक नेताओं द्वारा अत्याचार करने के कारण फ्रांस से बड़ी मात्रा में प्रोटेस्टेंट और ह्यूगनॉट इंग्लैंड पहुँचे और उन्होंने इंग्लैंड के वस्त्र उद्योग में विशेष योगदान दिया। विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल वातावरण, और विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए इंग्लैंड में काफ़ी शांति और स्थिरता थी। जनसंख्या में वृद्धि हुई, युद्धों से धन भी प्राप्त हुआ, भौगोलिक खोजें भी हुई और इससे व्यापार उद्योग को बढ़ावा भी मिला। लोगों का पूंजी निवेश में भी विश्वास पैदा हुआ और लोग आर्थिक विकास के लिए खुले दिमाग से सोचने लगे और धीरे धीरे वहाँ पर विकास होता चला गया। औद्योगिक विकास में भी तेजी आई। यहाँ धीरे धीरे उद्योगों का विकास हुआ
यहाँ उन्होंने अपने कोयला भंडारों का दोहन शुरू कर दिया। नॉर्वे स्वीडन से इमारती लकड़ी यहाँ पर आई, कोयले का ईंधन के रूप में प्रयोग हुआ और धीरे धीरे यहाँ ईंटों के भट्ठे, बियर, चीनी मिल, शीशे, साबुन के कारखाने यहाँ पर लगने लगे। व्यापारिक विस्तार हुआ। इंग्लैंड ने इस काल में व्यापार के विस्तार के लिए प्रयत्न किए। वे यूरोप के अलावा दूसरे बाज़ारों में भी प्रवेश करने लगे। लंदन एक व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा। लंदन में अच्छी बंदरगाह थी जहाँ विशाल जहाज आ जा सकते थे। उन्होंने इंग्लैंड की सरकार से ये सारे कार्य में इंग्लैंड की सरकार ने सभी व्यापारियों का साथ दिया और प्रगति को बल देने के लिए शक्तिशाली नौसेना का भी निर्माण किया। 16वीं शताब्दी के आर्थिक घटनाक्रम का प्रभाव संसार पर क्या पड़ा? इससे भूमध्य सागरीय अर्थव्यवस्था पिछड़ती चली गई। भूमध्य सागर के जो इटली और स्पेन जैसे देश थे उनकी अर्थव्यवस्था में गतिशीलता आने लगी थी और अमेरिका, एशिया के देशों से व्यापार का लाभ इन देशों को कम होने लगा। पुर्तगाल भी मसालों से व्यापार में लाभ उठा रहा था, लेकिन धीरे धीरे उनका व्यापार पिछड़ता चला गया और अब अटलांटिक क्षेत्र के देशों को लाभ होने लगा। वहाँ पर उद्योग, कृषि, व्यापार का अधिक विकास होने लगा। अटलांटिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में गतिशीलता। अब भूमध्य सागर की अर्थव्यवस्था पिछड़ती चली गई और अटलांटिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में गतिशीलता आती चली गई। अटलांटिक क्षेत्र के देश जैसे इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस आदि में उदार नीतियाँ थी। वहाँ पर उद्योगों को संरक्षण दिया, व्यापारियों को संरक्षण दिया, सरकार ने उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी की और वहाँ पर एक शक्तिशाली नौसेना का भी निर्माण किया। और यहाँ पर 16वीं शताब्दी के अंत में और 17वीं शताब्दी में यहाँ का व्यापार फला फूला, उद्योगों का विकास हुआ और इन्होंने नई भौगोलिक खोजें की और इन्होंने अपना बाज़ार के लिए यूरोप से बाहर, यूरोप से एशिया, अफ्रीका, अमेरिका के देशों से भी इन्होंने अपना व्यापार बढ़ाया। व्यापारिक क्रांति व वाणिज्यवाद। 15वीं शताब्दी के वर्षों में जहाँ धीरे धीरे भूमध्य सागरीय देश इटली और स्पेन में जहाँ व्यापारिक वाणिज्यवाद का प्रभाव कम हो गया था, यहाँ यूरोप वासियों का अरब व्यापारियों पर निर्भरता का अंत हो गया था। धीरे धीरे भूमध्य सागर का व्यापारिक महत्व घट गया। यूरोपीय बाजार पर इटली के नगर राज्यों का एकाधिकार टूट गया। इटली के नगर राज्य जैसे जेनेवा, वेनिस आदि थे, उनका एकाधिकार टूट गया। अब पश्चिमी यूरोप के देश हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस आदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पिछड़ते आगे निकल गए और यहाँ पर बड़ी मात्रा में मुख्य महाद्वीपों से समुद्री जहाज़ों द्वारा अनेक प्रकार की वस्तुएं लाने ले जाने लगे। इनका व्यापार बड़े पैमाने पर भारत के साथ भी होने लगा और व्यापार के क्षेत्र में 16वीं शताब्दी में इन परिवर्तनों को व्यापारिक क्रांति की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद संयुक्त पूंजी कंपनियों का उदय हुआ। पश्चिमी यूरोप के देशों में 15वीं व 16वीं शताब्दी में समुद्र पार यह व्यापार मुनाफे का सौदा था, लेकिन जोखिम भरा हुआ था और विशाल पूंजी का कार्य था। एक आदमी के या किसी एक पूंजीपति के लिए कठिन कार्य था। अतः इन्होंने संयुक्त पूंजी कंपनी बनाई, संयुक्त पूंजी के अनुबंध करने लगे। धीरे धीरे से संयुक्त पूंजी कंपनियों का उदय हुआ। कंपनियां अपने शेयर निकालती थी जिसमें मध्यम वर्ग के लोग अपने बचत निवेश करने लगे और सबसे बड़ी व्यापारिक पूंजी का उदय हुआ। ये छोटी मोटी व्यापारिक कंपनियां नहीं थी, बल्कि वरना अंतर्राष्ट्रीय दैत्य का रूप ले चुकी थी। जैसे आप जानते भी हैं, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी इत्यादि इसी तरह की कंपनियां थी जिन्होंने धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था। अब इसके बाद इंग्लैंड में कृषि क्रांति भी आई और 16वीं शताब्दी में यूरोप के देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी वृद्धि हुई। कृषि दो प्रकार से प्रभावित हुई। प्रथम, व्यापारिक क्रांति से कृषि के उत्पादों की मांग बढ़ी और कृषि को बढ़ावा मिला। जैसे प्रारंभ में इंग्लैंड में ऊनी वस्त्रों की मांग बहुत बढ़ गई थी। इससे बड़े पैमाने पर जमींदारों ने बाड़बंदी बनाई और वहाँ पर इन्होंने व्यापारिक तरीके से भेड़ों का पालन शुरू कर दिया था और इससे उद्योगों को बल मिला। उद्योगों को कच्चा माल व शहरों को खाद्यान्न भी कृषि से ही प्राप्त होता था। दूसरा ये था, कृषि क्रांति से लाभ था कि इससे इंग्लैंड के बहुत से व्यापारी धनी हो गए। इन धनी व्यापारियों ने अतिरिक्त पूंजी गाँव में ज़मीन खरीदने पर भी लगाई और यहाँ पर वैज्ञानिक तरीके से उत्तम क्वालिटी का उन्होंने कृषि उत्पादन किया और कृषि में पूंजीवाद की प्रवृत्ति यहाँ पर आ गई थी, क्योंकि पूंजीपतियों ने जब अपनी ज़मीनें खरीदी और उन्होंने अधिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति अपनाई, तो ये कृषि के विकास का स्वर्णिम काल था। प्रारंभिक पूंजी संचय था पूंजीवाद का उदय। 16वीं शताब्दी के आर्थिक घटनाक्रम था। इससे परिणाम स्वरूप व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में आई गतिशीलता ने सामंती व्यवस्था को कमजोर कर दिया और इसका स्थान इंग्लैंड में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने ले लिया।
इन देशों की संयुक्त पूंजी कंपनियों ने व्यापार वाणिज्य में शामिल होकर उपनिवेशों की स्थापना कर ली। ये देश उपनिवेशों की सीधी लूट करने लगे और इनका उद्देश्य था प्रारंभिक पूंजी का इनमें संचय होने लगा। इन्होंने अधिक से अधिक मुनाफा कमाया और इसके फलस्वरूप इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। इस प्रकार आर्थिक परिवर्तनों ने नए वर्ग को जन्म दिया। पूंजीपति उद्योगपति वर्ग था जो धन का निवेश अधिक से अधिक लाभ कमाने की इच्छा से कर रहा था। तो स्पष्ट है कि 16वीं शताब्दी के आर्थिक घटनाक्रम से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई। विशेष तौर पर इन बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियों का केंद्र अटलांटिक क्षेत्र था, जहाँ पर व्यापार वाणिज्य कृषि और उद्योग में व्यापक परिवर्तन हो रहे थे। इससे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदय का रास्ता साफ हो रहा था। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।